प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जो घनानंद शासक थे, तो क्या हुआ था कि जो चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका उन्होंने अपमान किया। तो जो चाणक्य थे, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में एक खेल खेलते देखा जिसका नाम था राजकीलम। यह खेल बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ था। तो जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की विलक्षण प्रतिभा को देखा तो मुग्ध हो गए और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए और तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को विविध कलाओं में दक्ष किया। और इसके बाद 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी, घनानंद को हराकर। एक यूनानी सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में जो पश्चिमोत्तर भारत था वहां पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको वहां पर हरा दिया। सेल्यूकस ने एक मेगास्थनीज नामक दूत था सेल्यूकस का, उन्होंने उसको उसके दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सैंड्रोकोटस। तो जो सैंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया गया है, ये यूनानी लोगों के द्वारा इस नाम का उल्लेख किया गया है। जो कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उस समय जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, वो काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। और मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है, साथ ही साथ कौटिल्य की एक अर्थशास्त्र पुस्तक है, उससे मौर्य के प्रशासन तंत्र की पूरी जानकारी मिलती है। धीरे धीरे मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। साम्राज्य का जो प्रशासन था वो कुछ इस तरह से था। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। जो धन था वो राजकोष से दिया जाता था। राजा भेष बदलकर अपनी प्रजा को देखने के लिए निकलते थे और जानकारी प्राप्त करते थे। जो गुप्तचर हुआ करते थे वो गुप्त रूप से साम्राज्य की सारी सूचनाएं देते थे। बाहरी आक्रमण रोकने के लिए या आंतरिक विद्रोह का दमन करने के लिए पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और जल सेना होती थी। और इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। तो राजकोष में धन भरा रहता था और धन कमाने का यानी जो आय का साधन था वो थे कर। तो राजा कृषि कर, सिंचाई कर और साथ ही साथ जो वाणिज्य कर था वो भी लेते थे। तो इन सारे के सारे करों का लेखा जोखा रखा जाता था और साथ में जो सेना होती थी उसके लिए हथियारों का निर्माण भी किया जाता था। जब मेगास्थनीज ने भारत का भ्रमण किया तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में कुछ बातें लिखी। उसकी नज़र में यहाँ के लोग कैसे थे उसने लिखा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा कि यहाँ के लोग यानी इंडिया के लोग सभ्य थे, घरों में ताला नहीं लगते थे, लोग जो बोलते थे वो करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, उनके महल सोने और चांदी से बने थे। जो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसका जो क्षेत्रफल था वह 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक रास्ते के दोनों ओर वृक्ष लगे हुए थे और साथ ही साथ पानी पीने के लिए कुएं खुदे हुए थे। मौर्य प्रशासन कुल 3 स्तरों में बटा हुआ था। जो पहला स्तर था वो था प्रांत, दूसरा स्तर था जनपद और तीसरा था नगर या गांव। मेगास्थनीज ने भारत यात्रा विवरण में कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें भी लिखी हुई हैं। जैसे उसने लिखा है, इनकी जड़ें तनों से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये उसने वर्गद नाम के वृक्ष के लिए लिखा था। बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, ये उसने गन्ना के लिए लिखा था।
ऊन पेड़ों से उगती है, ये उसने कपास के लिए लिखा था। पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं, ये उसने तोता के लिए लिखा था। इस तरह से मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा विवरण में भारत के बारे में अनेक नई जानकारी दी। इस तरह से मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में आश्चर्यजनक और अद्भुत जानकारियां दी। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर बैठने के बाद बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठा और अशोक ने कलिंग युद्ध किया और कलिंग विजय के बाद इतना नरसंहार देकर उसका हृदय द्रवित हो गया, उसका मन परिवर्तित हो गया। तो अशोक ने अपने संदेशों को, यानी शांति के संदेशों को, पत्थरों व खंभों पर प्राकृत भाषा में लिखवाए। यह ऐसी जन सामान्य की भाषा थी जो उस समय के लोग आसानी से समझ जाते थे। जीवन के बारे में प्रजा को सही राय दिखाने के लिए कि जीवन है क्या, इसके लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और उनको धम्म महामात्र कहा जाता था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था। अशोक ने बौद्ध स्तूपों, जैसे बौद्ध स्मारक होते हैं, साथ ही साथ बौद्ध विहारों, विहार का अर्थ होता है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, यानी उनके रहने का स्थान, इनका निर्माण करवाया और साथ ही साथ सांची के स्तूप के निर्माण की शुरुआत भी करवाई। पुष्यमित्र शुंग, जो उस समय मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, इसने अपनी शक्ति बढ़ाई और जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी और उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा। इस तरह से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। उसी के समकालीन दक्षिण भारत में भी 3 राज्य शासन कर रहे थे, जो थे चोल, चेर और पांड्य। जो चोल था वो कोरोमंडल तट पर फैला हुआ था, वहीं चेर केरल तट के पास फैला हुआ था और जो पांड्य था वो दक्षिणी छोर का हिस्सा था। इन तीनों राज्यों के अगर इतिहास की जानकारी की हम बात करें तो हमें संगम साहित्य से इनके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी के लिए बता दें कि कुल 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी इतिहास में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के काल में हुआ था, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन में। तो चलिए अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं। सबसे पहला प्रश्न की शुरुआत होती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो उत्तर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई। अगला प्रश्न बनता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला प्रश्न है कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न बनता है इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर है मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर है चाणक्य। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठा, उसका क्या नाम था? उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उसका कौन सा बेटा गद्दी पर बैठा? तो उत्तर है अशोक। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? उत्तर है बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था? तो उत्तर है अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। अगला प्रश्न बनता है कि अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी? उत्तर है तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। ये संगीत कहाँ पर हुई? उत्तर है पाटलिपुत्र में। सांची के स्तूप के निर्माण की शुरुआत किसने की थी?
उत्तर है अशोक ने। अब प्रश्न बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो उत्तर है अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगृह में। दूसरा प्रश्न बनता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर है कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर है अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन में। और अंतिम प्रश्न बनता है कि चोल चेर पांड्य साम्राज्यों का इतिहास हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता? उत्तर है संगम साहित्य में। तो ये थे कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हम लोगों ने नजर डाली। तो इस तरह से आज हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना और समझा। धन्यवाद।